बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझे अपनी आवाज़ सुन के लगता है बैटरी चार्ज हुई है मेरी 1 घंटा सो के। बाकी फिर आज रात को सोएंगे तो कल पता चलेगा क्या बनता है। और कैसी 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया वो आज 45,907 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 154 पॉइंट जो गेन किए थे। और जो लो बनाया इंडेक्स में 45,662 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 91 पॉइंट लूज किए थे। और जो क्लोजिंग दी इंडेक्स ने 45,803 की है, जिधर तकरीबन 50 पॉइंट जो गेन किया इंडेक्स ने। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 38 मिलियन के वॉल्यूम है 38 बिलियन के, तो बहुत कम वॉल्यूम है। इतने तो रमजान से ज्यादा रमजान में हुआ करते थे। इंतहाई डल सिचुएशन। इंडेक्स को देख लें, वही रेंज बाउंड। इन्वेस्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं, वो भी चाहता है कि इंडेक्स बहुत डिप पे जाए, तकरीबन को बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस दे, 500,000 पॉइंट का डिप पर जाए तो बाय किया जाए, या बहुत ऊपर की मूव दे ताकि ऊपर से ऊपर जाए तो उधर जाके फिर उसको बाइंग या सेलिंग उसमें की जाए। सारा दिन तकरीबन 154 प्लस करके, फिर 91 माइनस करके, और फिर एंड पे 50 पॉजिटिव करके इंडेक्स मूव देगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इसको क्या आएगा लेने, इन्वेस्ट करने इसमें, इस इंडेक्स में? ये 150-200 पॉइंट तो कभी भी इंडेक्स लूज कर सकता है। तो अब सिचुएशन आपके सामने है कि बाइंग क्यों नहीं आ रही और इंडेक्स क्यों मूव नहीं दे रहा। सब चीजें आपके सामने है, सारा दिन आप भी ऑब्जर्व करते हो बैठ के देख के। 38 मिलियन वॉल्यूम पे क्या इन्वेस्टर करेगा आके? वो क्या कहते हैं, वो गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? जब उसके सर पे बाल ही नहीं है तो उसने क्या धोना है और क्या निचोड़ना है? जब आपके इंडेक्स में मूव ही नहीं है तो किसी ने क्या आके इसमें एंट्री लेनी है या कुछ करना है? तो आप एक्टिव स्टॉक्स में देख लें तो PRL है, उसके वॉल्यूम देखें 7 मिलियन वॉल्यूम, सर्ल के राइट शेयर के 7 मिलियन वॉल्यूम, AGL 6 मिलियन, WTL 4 मिलियन, DG खान 4 मिलियन, BIPL 4 मिलियन, फरूक चाचा की मोटर DFML 4 मिलियन, MLCF 3 मिलियन, ट्रीट 3 मिलियन, SNGP 3 मिलियन। तो क्या इसमें किसी ने ट्रेड करनी है कि नहीं करनी? जिस दिन इंडेक्स मूव देता है, आपको पता है 5-5, 10-10, 15-15 मिलियन के वॉल्यूम एक एक स्टॉक में आ जाते हैं। तो अब ये टोटल 15 नहीं बन रहे, क्या बंदा कहे अब इंडेक्स को? जो करंट सिचुएशन है, मेरे जैसा बंदा जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो सब चीजें देखते हैं आगे पीछे सज्जे खब्बे, वो क्या आएंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने इस इंडेक्स में? अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो मुझे लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा होना भी है। अब एक बंदे को 22% वैसे मिल रहा है चुप करके, ना डेले थकाए अपने, ना सारा दिन लैपटॉप पे आने पढ़ के देखे, ना मोबाइल पे लगा रहे, बच्चों को भी टाइम दे। तो जिसको ऑलरेडी मिल रहा है 20%, 22%, 18% मिल रहा है, लाख के ऊपर 1800 मिल रहा है, 1500, 1700, 2000 मिल रहा है, वो 1-2% लेने के लिए मार्केट में क्यों एंट्री लेगा? क्यों इंडेक्स में आकर अपना टाइम जाया करेगा वो? और पुरानी बातें थी, ये सूद वाली और फिक्स डिपॉजिट होता था, और उसके बाद जो है करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, और अवाम उधर डिपॉजिट कर जाती थी। अब बैंकों वाले भी सियाने हो गए हैं, उन्हें पता है कि अवाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहती है अवाम। उन्होंने इस हिसाब से आगे, आपको पता है कि वो अभी बैंकों वाले भी सियाने हैं, उन्होंने इतनी कैटेगरी निकाल दी है, ये जी डेली डिविडेंड फंड है, ये मनी मार्केट है, ये फलां, ये डमकां, को 500 किस्म के फंड उन्होंने निकाल दिए हैं। जो बंदे पहले सूद खुलम खुला लेने से डरते थे फिक्स डिपॉजिट से, अब मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बैंकों में क्यों फायदा है? बैंकों को अगर उधर 4%, 5%, 10% देना पड़ता था, अभी वो साथ में इस्लामिक लगाते हैं और आपको कहते हैं जी 1%, 2% देंगे, ये हमारा जो है वो शरीया कंप्लाइंट है, ये फलां है, ये डमका है। उनको पैसे बच जाते हैं। जो अवाम है, जो पहले भागती थी सूद करके, अब वो शरीया कंप्लाइंट करके आपको इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार है। तो दोनों को फायदा है, बैंक्स को भी और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला वो भी। एक भाई से मेरी पर्सनल बात होती है, उन्हें मैंने कहा आपने क्यों उधर रखे हुए हैं इतना, तो छोड़ डालें। कुछ स्टॉक उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन डाला हुआ था अपने पोर्टफोलियो में, और उधर बाउंड करके बैठे हुए थे। उन्होंने उनका जो ब्रोकर था उसने फंसा दिया था उनको। तो मैंने कहा जी इसमें थोड़ा और डालें, एवरेज करिए, उसको निकालें। अब उन्होंने एवरेज करने के लिए अमाउंट भी उन दिनों में डाली जब इंडेक्स के वो वैसे ही लगे पड़े हैं, उसको अपनी जान के लाले पड़े हैं। 2-4-5 दिन मेरे ख्याल से रखा उन्होंने, इसमें इन्वेस्टमेंट रखी है पोर्टफोलियो में। तो अभी वो मुझे कह रहे थे कि यार ये ठीक नहीं है, मेरा दिल कर रहा है कि वापस इधर से निकालूं और दोबारा उधर ही डाल दूं बैंक्स में, मनी मार्केट में, या वैसे दूसरी जो है उनकी जैसे भी जिस टाइप के उन्होंने बनाए हुए हैं अकाउंट्स। तो देख लें, अब कोई बंदा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कुछ जो उन्होंने माल चिपकाऊ मगर बच बैठे हैं, एक माल निकलवाऊं, एक माल चिपकाऊं है, ये मार्केट को खुद चलने नहीं देते। अपने जैसे मूवमेंट है मार्केट की, तो इन्होंने कुछ मार्केट को गंदा किया हुआ है। बंदे जो है वो रिस्क लेने से डरते हैं इसमें आते हुए, कि पता ही नहीं चलता कि रियल हालत में जा रहे हैं स्टॉक्स ऊपर, या वैसे पहनाया जा रहा है या चिपकाया जा रहा है।
तो कुछ ये भी मेरे ख्याल से सेंटीमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडेक्स को। फिपलीपी को देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 0.60 मिलियन की, हाफ मिलियन से ऊपर ब्रोकर्स ने सेलिंग की 0.23 की, कंपनीज ने बाइंग की तकरीबन हाफ मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की तकरीबन 0.55 की, हाफ मिलियन की, इंडिविजुअल ने सेलिंग की 0.03 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.01 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.06 मिलियन की, एमबीएफसी ने सेलिंग की 0.03 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 1 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.06 की। तो देखा जाए तो टोटल बाइंग आपकी 1.5 मिलियन की है, 1.57 मिलियन की, जिसमें से एक आपका बायर है कंपनीज और दूसरा बायर आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब ने सेलिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदों ने, और बायर कितने हैं? सिर्फ 2, वो भी ऐसा आप क्या बायर कहेंगे। अब तो इंडेक्स की सिचुएशन कैसी होगी जब सब सेलिंग करने पे आए हुए हैं, सब प्रॉफिट टेकिंग पे आए हुए हैं। थोड़े से 100 150 200 पॉइंट जब इंडेक्स कवर करता है और रेट्स थोड़े अच्छे होते हैं तो सेलिंग वाले आ जाते हैं प्रॉफिट टेकिंग करने, तो क्या इंडेक्स ने ऊपर जाना है? आपके सामने है सारी सिचुएशन। वैसे मेरा फिपलीपी करने को दिल नहीं चाह रहा आजकल। मैंने देखा है यूट्यूब में कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो सिर्फ 4 मिनट का है, तो मेरे ख्याल से स्किप करके देखते हैं आप फिपलीपी। तो मेरा ख्याल है कि फिपलीपी लगाया ही ना करें। फिर ख्याल आता है कि हो सकता है यार कोई एक बंदा ही हो जिस बेचारे ने देखना हो तो चले लगा देते हैं। ऐसे आपको लगाता हूं कि ताकि आप देखें। मुझे पता है कि लोग अब ये चाहते हैं कि हमें कोई ये बता दे कि यार क्या बाय करना है, कब बाय करना है, क्या सेल करना है, कब सेल करना है। बस हमें कोई ये बताता जाए, हम बाय करें, सेल करें और मजे करें। कोई जरूरत नहीं फंडामेंटल्स देखने की, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखने की, फिपलीपी देखने की, किसने क्या बाय किया, क्या सेल किया, क्या जरूरत है सर खपाने की इसमें। बस कोई बता दे, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और अल्लाह खैर सल्लाह। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम दिया करें इन चीजों को। मैं नहीं ये कहता कि मेरी वीडियो पे दिया करें, कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है उसको लें, इल्म हासिल करें। मरने तक जो है वो आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो सीखें, ऑब्जर्व करें और फिर से एप्लीमेंट करें। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.78 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.01 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स ने बाइंग की 0.11 मिलियन की, फर्टिलाइजर में सेलिंग की 0.10 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग की 0.01 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की 0.11 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा 0.01 मिलियन का, पावर जनरेशन को बेचा 0.01 मिलियन का, टेक्नोलॉजी में बाइंग की 0.08 मिलियन की, टेक्सटाइल को बेचा 0.01 मिलियन का। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.01 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.08 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की 0.01 मिलियन की, डेट मार्केट में सेलिंग की 0.73 मिलियन की, तकरीबन पौने मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.08 मिलियन की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की 0.01 की और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग की 0.02 मिलियन की, पावर जनरेशन में सेलिंग की 0.04 की। ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.15 की, सीमेंट में बाय किया 0.01 का, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.06 का, फूड एंड पर्सनल केयर को सेल किया 0.01 का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया 0.02 का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को बाय किया 0.02 का, टेक्नोलॉजी में सेलिंग की 0.02 की और टेक्सटाइल में सेलिंग की 0.02 की। कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.76 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.01 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.07 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा 0.05 का और मार्केटिंग कंपनीज को बेचा 0.14 मिलियन का, पावर जनरेशन को बाय किया 0.05 का और टेक्सटाइल में बाइंग की 0.01 मिलियन की। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.17 की, सीमेंट में सेलिंग की 0.07 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.27 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.04 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा 0.05 का, मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया 0.14 का, पावर जनरेशन को बाय किया 0.03 का, टेक्नोलॉजी को बेचा 0.05 मिलियन का और टेक्सटाइल में बाइंग की 0.04 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की 0.01 की, सीमेंट को बाय किया 0.01, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा 0.02 का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा 0.01 का। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत कम बाइंग सेलिंग की है, कई सेक्टर में तो उन्होंने एंट्री नहीं ली। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.02 की, सीमेंट में सेलिंग की 0.04 की,
कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.01 का, फर्टिलाइजर में सेलिंग की 0.03 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया 0.04 का, मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया 0.02 का, पावर जनरेशन में सेलिंग की 0.02 की और टेक्नोलॉजी में सेलिंग की 0.01 की और टेक्सटाइल को सेल किया 0.01 का। एमबीएफसी ने किसी भी सेक्टर में देखें तो ऐसा सच बाइंग सेलिंग नहीं है, उन्होंने एंट्री नहीं ली, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा टांगे फंसाना। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अदर सेक्टर में उन्होंने बाइंग की 0.02 की, सीमेंट में बाइंग की 0.02 की, कमर्शियल बैंक्स में बाय किया 0.27 का, डेट मार्केट में उन्होंने बाइंग की 0.73 मिलियन की, यानी कि पौने मिलियन की बाइंग। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो एमसीबी सबसे आगे 21 पॉइंट, सिस्टम 17, हमारी 16, यूबीएल 15, एचबीएल 14, ओजीटीसी 12, हबको 12, एमटीएल 10, पीएससीएल 10, पीपीएल 8। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो लक्स सबसे आगे -14 पॉइंट, एंग्रो -14, डीएडब्ल्यूएच -13, एमईबीएल -12, पीआईओसी -8, क्वाड सीमेंट -7, एटीएलएच -6, एमएलसीएफ -6, डीजी खान -5, यूनिटी -3। 52 वीक लो में देखें तो एजीआईएल है, जेडीडब्ल्यूएस, ईएफयूजी, जीएसकेसीएच, बीएनडब्ल्यूएम, एफएफसी, जेएल, आईसीएल, एसपीडब्ल्यूएल, जीएटीआई, आईसीआई, ईपीसीएल, बाइको, ईफर्ट, एनसीएल, मरी, एबर्ट, पीटीसी, टीआरजी, फातिमा, जीएटीएम, जीएलजीएच, हाइनोन। बाइकॉल वैसे ही आपके साथ शेयर कर देता हूं दिन में। इस टाइम मेरा फोकस बाकी बातों पे होता है जो मैंने पर्सनली आपसे करनी होती हैं, या मैं चाहता हूं कि मैसेज आप तक पहुंच जाए। वीडियो का मेरे ख्याल से बेसिक मकसद मेरा वही होता है। बाकी बाइकॉल आपको पता है कि मैं शेयर कर देता हूं, चले वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। तो बाकी पीपीएल की आगे बोर्ड मीटिंग आ रही है कल परसों। पैनिक ना हो, हमारी बाइंग जो है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं, बाइंग हमारी स्टॉक बाइंग जो है मेरे ख्याल से बड़े जबरदस्त प्राइसेस पे है। रिलैक्स करें, चिल करें और देखें इंडेक्स किधर की मूव देता है, तेल देखें, तेल की धार देखें। और मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी, वो इंडेक्स में काम करना चाहते हैं स्टॉक्स में, इसमें वो आप अपनी रकम इन्वेस्ट करें जो आपकी जमा पूंजी है, इजाफी जमा पूंजी, ना कि जिससे आपका किचन चलता है और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसे इसमें इन्वेस्ट ना करें। जो वैसे पड़े हैं फालतू 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, वो उसमें डालें और जरा शुगर मिला लगाएं इंडेक्स के साथ और देखें स्टॉक्स करते क्या है। बाकी जो ग्राफ्स होते हैं वैसे मैं भी शेयर करता रहता हूं आपके साथ ग्रुप में। बाकी जो ऐसे ग्राफ होते हैं या आड़ी तिरछी लाइनें खींच देनी, सपोर्ट लेवल ये है, बाइंग लेवल ये है, ये इधर कर देना, मुझे नहीं लगता कि उससे ऐसा फर्क पड़ता है। जब माल चिपका हुआ आते हैं वो आपको चिपका के निकल जाते हैं, और जब लेना चाहते हैं वो आपसे निकाल के ले जाते हैं। इनके इंडेक्स धरे के धरे रह जाते हैं। जिधर मर्जी ऐसे लाइनें लगा ले, मैं अभी कंट्रोल एच करो, कंट्रोल एच किया, इधर लाइन लग गई, दूसरी नीचे ऐसे लाइन लग गई, तीसरी इधर आपको बता दी ये जी बन गए हैं, ये लेवल्स बन गए हैं। जब हमें माल जी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। सिर्फ एक चीज आप देख सकते हैं कि स्टॉक की मूव क्या है, किधर तक ऊपर जाता है, किधर तक नीचे आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर इसकी सपोर्ट बन रही है, इधर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। अगर एक चीज की इधर सपोर्ट बन रही है, देखें इधर इसकी सपोर्ट बन रही है, ये नीचे अंब लेने गया थले, इधर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, ये ऊपर उससे निकल गया है, क्यों गया है, अंब लेने गया है ऊपर। ये सब वैसे ही, अब मैं क्या कहूं, हार्ड वर्ड में यूज करना नहीं चाहता, कोई फायदा नहीं है लाइनों का। मुझे बता दें जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, मैं भी करता हूं, जहां से मुझे मिलते हैं या खुद भी शेयर कर देता हूं आपके साथ कि चले ग्रुप में रौनक मेला लगा रहता है, कभी कुछ भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, चलो जरा बंदे यार इशारे लगे रहते हैं। इसके अलावा मुझे बताएं, जिसने मूव बनानी होती है इंडेक्स ने या स्टॉक ने भी मूव बना नहीं लेता, वो देखता है आपकी सपोर्ट लेवल देखता है या आपकी रेजिस्टेंस लेवल देखता है, तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से फजूल है। जब इंडेक्स बड़ा अच्छा मूव कर रहा था, फिर लाइनें लगा लगा के आपको दी जाती हैं, आप भी देख के खुश होते हैं उन्हें देख के। बाकी को मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को कोई फायदा है। सिर्फ मूव पता चल सकती है कि बस पिछले कुछ दिन से स्टॉक किधर मूव कर रहा है, बस ये नहीं हो सकता कि इधर जाएगा तो सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा और इधर जाएगा तो भाग के फिर नीचे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इन चीजों का कोई फायदा है। बाकी देखते हैं कल अच्छे की उम्मीद लेके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।